एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952। तो जिस तरीके से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो सोशल सिक्योरिटी या फिर मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉयज़ को देता है, उसी तरीके से ये एक्ट भी एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जो कि प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी और टाइमली मॉनेटरी असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज़। तो ये भी क्या है, ये भी एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। सोशल सिक्योरिटी यानी कि जो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी जो है 15,000 या फिर उससे कम होती है, उनकी बेसिक या डीए मिलाकर 15,000 से कम होती है, तो उनको सोशल सिक्योरिटी, उनको टाइमली मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए एक्ट बनाया गया है। देखिए, जिसकी सैलरी ज़्यादा है यानी कि जो लाखों में कमा रहा है, हज़ारों, 50,000, 1 लाख में हर महीने कमा रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपने लिए जो है पेंशन के लिए या फिर जो है प्रोविडेंट फंड या अलग अलग एफडी में इन्वेस्ट करके अपने लिए जो है फ्यूचर में पैसे इन्वेस्ट कर लेता है, सेव कर लेता है। लेकिन जिनकी सैलरी 15,000 है, उससे कम है, तो वो तो मंथली जो है अपना पैसा पूरा खर्च करने में ही उनका चला जाता है, यानी कि उनका घर का खर्चा ही जो है उतना खर्च हो जाता है, तो वो अपने लिए बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनको सोशल सिक्योरिटी, उनको जो है मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट जो है डेवलप किया गया है। तो प्रेजेंटली दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉयज ड्रॉइंग सैलरी ₹50,000 और बिलो। तो 1 सितंबर 2014 से ये जो है 15,000 वाली लिमिट जो है वो चल रही है। तो ये सीलिंग है, यानी कि अगर आपके यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, तो उनके लिए जो है आपको ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बीइंग अ एम्प्लॉयर और बीइंग अ एम्प्लॉयज। तो द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द प्रोमulgation ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स ऑर्डिनेंस ऑन द 15 नवंबर 1951। तो 15 नवंबर 1991 ही जो है ये आ चुका था, लेकिन बाद में इसको 1952 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया था। क्लियर? तो 15 नवंबर 1991 में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1952 के तहत इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया। क्लियर? अब बात कर ले कि ये जो है इस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में 3 स्कीम है। द एक्ट प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। तो पहला ये क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कि ईपीएफ 1952 भी कहते हैं, सेक्शन 5 में इसको डिफाइन किया गया है। ये जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये जो है रिटायरमेंट सेविंग के लिए प्रमोट करता है एम्प्लॉयज़ को। यानी कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि इसमें आप जो है पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद फिर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है आपको जो है उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है, और बाद में जब आप रिटायर होते हो तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो जनरली जो बीइंग, अगर आप जो है आपके पास ईपीएफ नहीं है तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पीपीएफ भी क्या है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है, जहाँ पर नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो कम होता है, ईपीएफ में ज़्यादा होता है। तो अभी जो करंटली ईपीएफ में है 8.10 है, वहीं पे जो पीपीएफ है वो शायद 7 पॉइंट समथिंग है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम पहला स्कीम इस एक्ट में ये हो गया जो कि प्रमोट करता है रिटायरमेंट सेविंग के लिए। क्लियर? कि जब आप रिटायर हो जाओगे, यानी ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 15,000 उससे कम है, वो जब रिटायर होंगे तो उनको एक अमाउंट जो है रिटायरमेंट होने पर मिलेगा। वहीं पे दूसरी स्कीम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, यानी कि ईपीएस 1995। ये सेक्शन 6A में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर प्रोवाइड पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन, यानी कि जो ऐसे एम्प्लॉयज़ जब रिटायर होंगे तो उनको जो है रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन मिल जाए, तो उसके लिए जो है इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं पर तीसरा है एम्प्लॉय डिपोजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि EDLI 1976 में आया, सेक्शन 6C में इसको डिस्कस किया गया है। तो रिलीफ टू फैमिली इन केस ऑफ सडन डेथ, यानी कि ये क्या है, एक तरीके का इंश्योरेंस है, यानी कि अचानक से सडन डेथ हो जाता है किसी वजह से, तो उस केस में जो है एम्प्लॉय को एक रिलीफ दे दिया जाता है, मॉनेटरी असिस्टेंस दे दिया जाता है। तो ये 3 टाइप के स्कीम्स जो हैं वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में आते हैं। तो जो ईपीएफ है यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, वो रिटायरमेंट सेविंग के लिए जो है प्रमोट करता है। वहीं पे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए है। वहीं पे जो डिपॉजिट लिंक स्कीम है वो जो है सडन डेथ हो जाता है, तो उस केस में जो है मॉनेटरी बेनिफिट जो है उसकी डिपेंडेंट को या फिर फैमिली मेम्बर्स को देने के लिए बना है। अब बात कर ले स्कोप ऑफ एक्ट, तो ये जो है होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया पर जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी फैक्ट्री एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में नॉर्मली 180 प्लस इंडस्ट्रीज जो है कवर हो चुकी है, तो उन सभी पे जो है उस इंडस्ट्री में अगर वो फैक्ट्री आती हैं तो उन पर एप्लीकेबल होगा। एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स notified by central government in which 20 or more persons are employed
फॉर थिएटर्स 5 या मोर होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट या फिर जो क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है और उसमें जो है 20 या उससे ज़्यादा पर्सन है तो वहाँ पर जो है ये एप्लीकेबल होगा। कंडीशन दूसरी भी यहाँ पर रहेगी क्या, कि जो सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा ना हो, यानी कि जो बेसिक वेजेस हैं और जो डीए है उसको मिलाकर 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस अगर आप ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि आप शेड्यूल 1 में आते हैं या फिर आप कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश को नोटिफाई किया है और वहाँ पर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो फिर वहाँ पे एप्लीकेबल ये एक्ट होगा। थिएटर्स के केस में 5 या उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू एनी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 20% आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 2 मंथ नोटिस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो जो है इस एक्ट को ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स पे भी एप्लीकेबल कर सकता है जिनके यहाँ पर 20 से कम एम्प्लॉय हैं, लेकिन ऐसे केस में उसको यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर, तो ये जो है बात होगी एप्लीकेबिलिटी की। अब बात कर लेगी कॉन्ट्रीब्यूशन की, यानी कि इसमें जो अलग अलग स्कीम है इसमें पैसा आएगा कहाँ से। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें पैसा आता है ना, एम्प्लॉयर, कुछ एम्प्लॉयर इन्वेस्ट करता है और कुछ एम्प्लॉय देता है। क्लियर, तो कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन 6 में डिस्कस किया गया है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर की बात कर ले, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले हम एम्प्लॉयर की बात कर लें तो जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 12% होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस का, यानी कि जो 15,000 अगर हम मान लें कि एक एम्प्लॉय को 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो 15,000 का 12% जो है वो एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट करेगा इन तीनों स्कीम्स में। वहीं पे कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स में क्या होता है कि 10% होता है बेसिक सैलरी, यानी कि जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी 15,000 उससे कम होगी उसका 10% ही उसको एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। क्लियर, तो नॉर्मली जो मेनी केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ पर 12% ही देना होता है टोटल सैलरी का, लेकिन कुछ ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पर 10% ही देना होता है एम्प्लॉयर को जो भी सैलरी दी जा रही होती है। वहीं पर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है वो या तो एम्प्लॉयर के बराबर कंट्रीब्यूट करेगा या फिर एम्प्लॉयर से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर वो चाहे तो, यानी कि मिनिमम उसको जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना तो उसको भी कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। अगर चाहे एम्प्लॉयर तो वो ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने फ्यूचर की सेविंग के लिए। अब बात कर ले कि वो इस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पर 10% का रेट जो है वहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो नॉर्मली सभी जगह पे 12% होता है, लेकिन कहीं पे 10% का भी एम्प्लॉयर को मौका मिलता है कि वहाँ पे सिर्फ 10% ही देना पड़ता है। तो वो कहाँ कहाँ होता है, एनी इस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड, यानी कि ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 20 से कम एम्प्लॉय जो है वहाँ पर हैं तो इस केस में 10% का रेट जो है चलता है एम्प्लॉयर के लिए। वहीं पे एनी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एंड विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सच बाय द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि BIFR द्वारा जो है सिक इंडस्ट्रियल कंपनी उसको घोषित कर दिया गया है। तो उस केस में वहाँ पर भी 10% का रेट ही चलेगा, वहाँ पर एम्प्लॉयर को 10% के हिसाब से जो है इन्वेस्ट करना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा। वहीं पे एनी एस्टेब्लिशमेंट व्हिच हैज़ एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेज इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स इंटायर नेट वर्थ, यानी कि ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट जो अपने नेट वर्थ से कम जो है प्रॉफिट कमाई है या फिर जो उसका लॉस है वो उसके नेटवर्थ से ज़्यादा है, तो उस केस में जो है उसको 10% का ही रेट एप्लीकेबल होगा। वहीं पर एनी इस्टेब्लिशमेंट इन फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि जूट, बीड़ी, ब्रिक, कॉयर या फिर गुअर गम फैक्ट्रीज़ में अगर आप काम कर रहे हैं, आपका इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस केस में आपको बीइंग एम्प्लॉयर आपको 10% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस स्कीम में। क्लियर, तो 12% नॉर्मली हर जगह एप्लीकेबल होता है, इन कंडीशन में 10% ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि 10% ही जो टोटल सैलरी होगी उसका जो है कंट्रीब्यूशन करना होगा एम्प्लॉयर को। वहीं पे एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के बराबर या फिर एम्प्लॉयर से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्लियर, अब बात कर ले कि कंट्रीब्यूशन 3 स्कीम है इसमें, तो इन 3 स्कीम में किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूशन होता है। 12% का कुछ हिस्सा EPF में जाएगा, कुछ हिस्सा EPS में जाता है, कुछ हिस्सा EDLI में जाता है। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर गोज टू 2 स्कीम्स, यानी कि मेनली 2 स्कीम्स होती है जहाँ पर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जाता है। कौन सा, सपोज कि एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग 12%, हम ये मान के चलते कि एम्प्लॉयर जो है वो 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन 8.33% विल बी कंट्रीब्यूटेड इन EPS, यानी कि जो पेंशन स्कीम है उसमें 12% का 8.33% जो है कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये कंट्रीब्यूशन तब तक पे किया जाएगा जब तक कि एम्प्लॉय 58 एज का नहीं हो जाता है। 58 की एज जैसे ही अटेंड कर लेगा उसके बाद फिर ये कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है। क्लियर, तो जो EPS यानी कि जो पेंशन स्कीम है, तो एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है 12% कर रहा है या फिर 10% कर रहा है, तो 12% अगर वो कर रहा है तो उसका 8.33 जो है EPS में जाएगा और 3.67% EPF में जाएगा। वहीं पर
EDLI ये जो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें एम्प्लॉयर ही सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, वो भी अपने साइड से अलग से जो है एक्स्ट्रा जो है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है। 0.5% जो है इसमें उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जो 12% रेट डिसाइड है, उस 12% में 8.33 EPS में गया, 3.67 EPF में गया। और जो इंश्योरेंस वाला है EDLI, इसमें एम्प्लॉयर अपने साइड से एक्स्ट्रा जो है 0.5% जो है वो सैलरी का वो इस इंश्योरेंस स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इस रिसर्च से देखें तो 12.05 के आसपास जो है कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर के साइड से, और वहीं पे एम्प्लॉय जो है उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन EPF में जाता है। ध्यान रहे कि कंट्रीब्यूशन जो होता है, तो अगर एम्प्लॉयर है वो 12% कर रहा है तो 8.33 EPS में गया, 3.67% EPF में गया, और 0.5% सैलरी का इंश्योरेंस में जो है एम्प्लॉयर अपने साइड से देता है। वहीं पे जो एम्प्लॉय का जो पूरा कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर एम्प्लॉय ने 12% किया तो एम्प्लॉय भी 12% कर रहा है, तो जो एम्प्लॉय का 12% होगा वो पूरा का पूरा किस में जाएगा, EPF में ही जाएगा, जहां पर एम्प्लॉय को अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर। अब ये जो पूरा स्कीम है, 3 टाइप की स्कीम है, इसको रख रखाव में, इसका पूरा हैंडलिंग में जो है कुछ ना कुछ चार्जेस आते हैं, तो वो जो उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है ये एम्प्लॉयर देता है। कौन देता है? पेड बाई एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है कितना, तो या तो 0.5% लगेगा या फिर कम से कम 500 रुपीज़ जो है मंथली वो देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। ठीक है। अगर 500 से ज़्यादा जाता है तो 0.5 से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 0.5 से कैलकुलेट करने पर 500 से कम आ रहा है तो 500 तो देना ही देना है। 500 से ज़्यादा आ रहा है तो जो ज़्यादा आएगा वो अमाउंट देना होगा। क्लियर। वहीं पे अगर कोई भी कंट्रीब्यूटरी नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं है उस इस्टेब्लिशमेंट में, तो उस केस में सिर्फ 75 रुपीज़ जो है वो वहाँ पर पे करना पड़ेगा कंपनी को या फिर एम्प्लॉयर को। क्लियर। एम्प्लॉयर के यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटरी हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तीनों स्कीम में, तो उस केस में 0.5% या फिर 500, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। वहीं पे अगर कोई भी कंट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं है तो 75 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें जो मैनेज कर रहा है, कौन मैनेज करता है? वो मैनेज करता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी administers a contributory provident fund, pension scheme and insurance scheme for the workforce engaged in the organized sector in India। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो इस जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है इसमें जो है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अप टू 5% होते हैं इनके अलावा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। 15% होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सच स्टेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में सिपाही इन दिस बिहाफ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि 15% गवर्नमेंट स्टेट को रेफर करेंगे, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। उसके अलावा 10 एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 10 एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एंड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक्स ऑफिशियल भी यहाँ पर होता है। तो इतने मेंबर्स होते हैं इस जो ये जो ट्रस्टी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इसमें इतने मेंबर्स होते हैं। क्लियर। तो ये जो है इस पूरे तीनों स्कीम को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट क्या है। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि 15 या फिर उससे कम जो है सैलरी पाते हैं, और इसमें जो है PF, पेंशन और इंश्योरेंस 3 टाइप की स्कीम होती हैं जो कि रिटायरमेंट सेविंग, पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन और सडन डेथ होने के केस में वहाँ पर जो है फैमिली को मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई हैं या फिर 20 या फिर उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है एप्लीकेबल हो जाता है। नॉर्मली 12% जो है वो सैलरी का देना पड़ता है एम्प्लॉयर को, और कुछ केसेस में 10% देना होता है एम्प्लॉयर को, और जो एम्प्लॉय है उसको एम्प्लॉयर के इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल या फिर उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो एम्प्लॉयर सपोज कि 12% पे करता है तो 12% का 8.33% EPS में जाएगा, 3.67% EPF में जाएगा। वहीं पे जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी तरफ से 0.5 जो है इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है, और वहीं पे जो एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसका पूरा का पूरा जो परसेंटेज है वो EPF में ही इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं जो जिसमें जो है एम्प्लॉयर ही पे करता है, एम्प्लॉय को नहीं देना है, एम्प्लॉयर पे करेगा, या तो 0.5% या फिर 500, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा अगर उसके यहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर है तो। वहीं पर अगर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर नहीं है इस स्कीम में उस एम्प्लॉयर के यहाँ पे, तो उस केस में उसको सिर्फ 75 रुपीज़ देना पड़ेगा। इस स्कीम के तहत आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप इस स्कीम के लिए एक बार एप्लीकेबल हो जाते हैं
हैं और उसके बाद फिर से आपके पास कोई नहीं रहता है तो भी ये स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। एक बार एप्लीकेबल हो गया तो ये फिर आपके लिए आपके ऊपर हमेशा एप्लीकेबल रहती है। क्लियर। और इस स्कीम को, तीनों स्कीम्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं जो कि एडमिनिस्टर करते हैं और ये सारे मेंबर्स इसमें होते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के जो डिफरेंट रूल, रेगुलेशन या फिर गाइडलाइंस हैं जिसको सभी इस्टेब्लिशमेंट या फिर एम्प्लॉयर को फॉलो करना पड़ता है, जिन पे भी एप्लीकेबल होता है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि किन इस्टेब्लिशमेंट्स में ये एप्लीकेबल है और जिन पे ये एप्लीकेबल है क्या वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो सही से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करती है। तो इस एक्ट में इंस्पेक्टर के बारे में कि इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है, उनकी क्या पावर्स होती हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या वो कर सकते हैं, वो सेक्शन 13 में बताया गया है। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के सेक्शन 13 में इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी इंस्पेक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, द PF स्कीम, द पेंशन स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम एंड में डिफाइन देयर जुरिस्डिक्शन। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्सन उसको फिट लगता है उस गवर्नमेंट को, वो उस पर्सन को एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है जो इस एक्ट के तीनों स्कीम है, PF, पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम को, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए। क्लियर। और उनकी जुरिस्डिक्शन यानी कि उनकी जो ऑफिशियल पावर्स होंगी उसको भी जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजन एंड जजमेंट। तो इस एक्ट के तहत इंस्पेक्टर की क्या पावर होंगी उसको भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगी। तो उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पावर जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है अलग से। अब बात कर लें कि जो इंस्पेक्टर्स होते हैं इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर पर्पज या फिर फंक्शंस कह लीजिए कि इंस्पेक्टर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इंक्वायरिंग इनटू द करेक्टनेस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन कनेक्शन विद दिस एक्ट और विद एनी स्कीम। तो इस एक्ट या फिर इस एक्ट के जो 3 स्कीम हैं उनके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, इस चीज़ को इंक्वायर करना इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंस्पेक्टर का काम होता है। असरटेनिंग वेदर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी स्कीम हैव बीन कंप्लाइड विथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट टू विच एनी स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम अप्लाइज। यानी कि ये एक्ट या फिर इस एक्ट के जो स्कीम है ये जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई करता है क्या वो एस्टेब्लिशमेंट सभी प्रोविजंस को जो है सही तरीके से कॉम्प्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को भी चेक करना, इस चीज़ को भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। असरटेनिंग वेदर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी स्कीम आर एप्लीकेबल टू एनी एस्टेब्लिशमेंट टू विच द स्कीम हैज़ नॉट बीन अप्लाइड। यानी कि ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर ये स्कीम अप्लाई नहीं हुए हैं, इस चीज़ को भी चेक करना कि क्या वो एक्चुअली में उनके ऊपर अप्लाई हैं, नहीं हुए हैं, यानी कि क्या उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, इस चीज़ को भी चेक करना होता है। ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर लागू है लेकिन फिर भी वो अप्लाई नहीं करके बैठे हैं, इस चीज़ को भी चेक करना होता है। डिटरमाइनिंग वेदर द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच एग्जम्पशन वाज ग्रांटेड अंडर द सेक्शन 17 आर बीइंग कंप्लाइड विद बाय द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एन एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जो सेक्शन 17 के चीज़ें हैं, गाइडलाइंस हैं, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उस चीज़ को भी चेक करना इंस्पेक्टर का काम होता है। तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज़ करें तो इंस्पेक्टर का काम क्या हो गया कि वो इंक्वायर करेगा कि इस गाइडलाइन, इस एक्ट के जो रूल रेगुलेशन है वो सही से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी जिन पे भी अप्लाई हैं वो सभी चीज़ों को सही तरीके से जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिन पे अप्लाई नहीं है तो क्या सही में उन पे अप्लाई नहीं है, इस चीज़ को भी चेक करना इंस्पेक्टर का काम होता है। अब ये सारी पावर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर जो फंक्शंस है इसको परफॉर्म करने के लिए इंस्पेक्टर के पास पावर होना चाहिए ना भाई। अब आपने उसको बोल दिया कि आपका काम है कि आपको चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही प्रोवाइड की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको पावर होनी चाहिए ना कि आप किसी भी एस्टेब्लिशमेंट जाकर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकें। क्लियर। तो पावर्स भी दी गई हैं किसको? इंस्पेक्टर को। पहला, आस्क टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एज ही मे कंसीडर नेसेसरी। तो इस एक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन जो है ये इंस्पेक्टर के पास पावर होती है कि वो जो है एस्टेब्लिशमेंट से मांग सके, पूछ सके, उसको बोले कि वो आप प्रोड्यूस करके दे एट एनी रिजनेबल टाइम एंड विथ सच असिस्टेंट इफ एनी एज ही मे थिंक फिट एंटर एंड सर्च एनी एस्टेब्लिशमेंट और एनी premises connected therewith and ask to produce before him for examination
any account, book, register and other document relating to the employment of person or the payment of wages in the establishment। तो ये पावर होती है किसकी, इंस्पेक्टर की, कि वो रीजनेबल टाइम पे कुछ लोगों के साथ जाकर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जा सकता है और वहाँ पर उनसे जो है पूछ सकता है, एग्जामिन कर सकता है अकाउंट्स की बुक को, रजिस्टर को, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बुक्स होती हैं, रजिस्टर होती हैं, फिर पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड रजिस्टर होती हैं, उसको वो इंक्वायर कर सकता है, वो चेक कर सकता है कि रीजनेबल टाइम पे। ये नहीं कि आप रात को कभी पहुंच गए, जो रीजनेबल टाइम है, ऑफिस टाइमिंग है, उस टाइम पे जाके वो चेक कर सकता है। ये पावर है। एग्जामिन द एम्प्लॉयर और एनी कॉन्ट्रैक्टर, हिज एजेंट और सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फाउंड इन चार्ज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और whom the inspector has reasonable cause to believe to be or to have been an employee in the establishment। यानी कि यहाँ पर इंस्पेक्टर के पास ये भी पावर है कि वो ऐसे एम्प्लॉयर को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को या फिर एजेंट को या फिर सर्वेंट को या फिर किसी अदर पर्सन को जिसको वो लगता है इंस्पेक्टर को कि वो उस एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड है, उसको एग्जामिन कर सकता है, उनसे पूछताछ कर सकता है। क्लियर। तो सभी इंफॉर्मेशन के लिए बोल सकता है, कहीं भी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जाकर जो है डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉय को जो है जो भी कंसर्न होगा इस एस्टेब्लिशमेंट से या फिर इस एक्ट से, उनको जो है एग्जामिन कर सकता है। कैन मेक कॉपीज ऑफ और टेक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट मेंटेन इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट में इस एक्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी बुक है, रजिस्टर है, उसकी कॉपी जो है वो ले सकता है। इंस्पेक्टर जो है उसकी कॉपी करवा कर अपने साथ ले जा सकता है चेक करने के लिए। वहीं पे अगर इंस्पेक्टर को लगता है तो वो सीज भी कर सकता है। कैन सीज सच बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और पोर्शन देयरऑफ एज ही मे कंसीडर रेलेवेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस। यानी कि अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि हाँ कोई ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी बुक, रजिस्टर है, उसको वो सीज भी कर सकता है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट उस डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं कर सकती है जब तक कि उसको फर्दर ऑर्डर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के डिफरेंट रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 13 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, उसके जुरिसडिक्शन को डिसाइड कर सकती है और उनको जो है कुछ पावर्स भी दी जाती हैं जिसके ज़रिए वो ये अपना फंक्शन, जो उनका टास्क होता है, रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 में सेक्शन 14 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो देखिए होता क्या है कि इसमें 3 टाइप के स्कीम है। तो अब एम्प्लॉयर को जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसमें सबमिट करना पड़ता है, कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो अब कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हो सकते हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन सही से नहीं कर रहे हो, या फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन है उसको सही से कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इंस्पेक्टर है उसको रोक दे रहे हैं, उसको सही से काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ऑफेंस बनता है, यानी कि एक तरीके का उन्होंने क्राइम किया है। अब जो है उसके लिए उनको पेनल्टीज लगाया जाता है, यानी कि उनको जेल या फिर फाइन लगाया जाता है। तो हु एवर अवॉइड एनी पेमेंट टू बी मेड बाय हिमसेल्फ अंडर दिस स्कीम, यानी कि इस स्कीम के अंदर जो भी पेमेंट करना था उसको अवॉइड करता है, या फिर इनेबलिंग एनी अदर पर्सन टू अवॉइड सच पेमेंट, यानी कि दूसरे को रोकता है कि आप वो पेमेंट ना करो, या फिर नोइंगली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जानबूझकर जो है कोई गलत जानकारी देता है, फिर गलत रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी स्कीम के तहत फ़ायदा लेने के लिए, तो उस केस में वो क्या कर रहा है, वो ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, वो गलत कर रहा है। तो इस केस में उसको क्या मिलेगा, पेनल्टीज मिलेगी। शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन ऑफ 5000 रुपीज़ और विथ बोथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वो अवॉइड करता है पेमेंट करने से, या फिर किसी दूसरे को रोकता है पेमेंट करने से, या फिर जो है फॉल्स स्टेटमेंट या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उस केस में जो है उस पर्सन को 1 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर दोनों ही, यानी कि 1 साल की जेल के साथ 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्लियर। सेक्शन 14 है ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज के लिए। वहीं पे एन एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावेंस और makes default in complying with the provision of section 6 or clause A of subsection 3 of section 17 as it relates to the payment of inspection charges, administrative charges shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 6 में क्या है, कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, डिफॉल्ट इन कॉम्प्लिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, तो सेक्शन 6 के जो भी प्रोविजन है कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, या फिर सेक्शन 17 के सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए में जो चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के बारे में बताया गया है, वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरीके का ऑफेंस कर रहा है। तो इस केस में उसको
3 साल तक की सज़ा जो है दी जा सकती है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। पहले क्या है कि विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर एंड फाइन ऑफ 10,000 रुपी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन विच हैज़ बीन डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय वेजेस। यानी कि किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के वेज से कॉन्ट्रीब्यूशन में जो पैसा जाना था वो डिडक्ट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जो है एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं किया है स्कीम में, तो इस केस में कम से कम 1 साल तक की सज़ा मिलेगी। कम से कम, मैक्सिमम 3 साल तक की थी, लेकिन कम से कम अगर उसने ऐसा किया है कि एम्प्लॉय से डिडक्ट कर लिया लेकिन सबमिट नहीं किया, तो 1 साल तक की कम से कम उसको जेल होनी है, और वहीं पे 10,000 रुपीज़ का फाइन भी लगेगा उसके ऊपर। क्लियर? तो पहला ये विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर एंड फाइन ऑफ 10,000, यानी कि 1 साल से 3 साल तक की जेल होगी, और साथ ही साथ 10,000 रुपये का फाइन भी लगेगा कि एम्प्लॉय के यहाँ से तो पैसा वेज से पैसा काट लिया लेकिन आपने स्कीम में पैसा नहीं डाला। वहीं पे दूसरा है विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ एंड ए फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़ इन एनी अदर केस। इसके अलावा कोई भी अगर केस होगा, कोई दूसरा केस होगा, और या फिर किसी और रूल रेगुलेशन को उसने फॉलो नहीं किया, कॉम्प्ली नहीं किया है, तो इस केस में उसको कम से कम 6 महीने की सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ 5,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये जो है ऑफेंसेस है, पेनल्टीज़ हैं। वहीं पे अब बात आती है कि ये तो हो गया फर्स्ट टाइम, यानी कि आपने पहली बार गलती की, आपने पहली बार कोई रूल रेगुलेशन को तोड़ा और उसके ऊपर आपको जो है जेल की सज़ा हो गई, या फिर आपको फाइन लग गया, या फिर दोनों ही लगा दिए गए। अब बात आती है कि बार बार आप वही गलती कर रहे हो, बार बार आप जो है वही ऑफेंस जो है दोबारा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर सेक्शन 14A में कहा गया है कि इनहेंस्ड पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि आपने ऑलरेडी पहले से ही कोई कन्विक्शन कर रखा था, उसके लिए आपको पेनल्टी लग चुकी है, उसके बाद दोबारा से आप वही काम कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा कि अब आपको कम से कम 2 साल से 5 साल तक की सज़ा होगी एंड आपको 25,000 रुपीज़ का फाइन भी देना पड़ेगा। तो हु एवर हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट commits the same offence shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for a term which may extend to 5 years, but which shall not be less than 2 years and shall also be liable to a fine of 25,000 रुपीज़। यानी कि एक बार आपने जो है ऑफेंस कर दिया, उसके लिए आपको जो है सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन बाद में फिर आपने जो है वही जो है काम किया, वही ऑफेंस किया है, तो अब जो है अब आपको कम से कम 2 से 5 साल तक की सज़ा होगी, साथ ही साथ आपको 25,000 रुपये का फाइन भी देना पड़ेगा। तो दैट इज़ इनहेंस्ड पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो ओवरऑल स्कीम की बात करें तो अगर आप जो है कोई भी ऑफेंस करते हो, यानी कि कंट्रीब्यूशन से रोकते हो, या फिर जो है आप किसी इंस्पेक्टर को रोकते हो, या फिर किसी दूसरे रूल रेगुलेशन को जो है फॉलो नहीं करते हो, तो उस केस में आपको जो यहाँ पर जेल की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, और या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर 6 महीने से 2 साल तक की जेल की सज़ा है, यहाँ पर 5,000 रुपये तक का फाइन भी है। वहीं पे अगर आप बार बार गलती करोगे तो उस केस में 2 से 5 साल तक की सज़ा है और 25,000 रुपये का फाइन भी लगेगा। फटाफट रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैटरनिटी बेनिफिट का क्या मतलब होता है। मैटरनिटी बेनिफिट मतलब कि कोई वुमेन वर्कर है और वो जो है माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पर जो है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलती हैं। तो उस बेनिफिट के लिए जो रेगुलेशन आया, वो एक्ट आया, वो 1961 में आया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहते हैं। प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैटरनिटी एंड इंटाइटल्स देम टू ए फुल पेड एब्सेंस फ्रॉम वर्क टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। तो ये एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करती है एम्प्लॉयमेंट की, किसी भी वुमेन की ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी और मैटरनिटी, एंड इंटाइटल उसके साथ साथ उनको बेनिफिट्स भी देती है कि वो एब्सेंस जो है फुल पेड मिले उनको एब्सेंस में, यानी कि वो काम पे नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी उनको जो है पूरा पैसा मिलेगा बच्चे की केयर करने के लिए, चाइल्ड की केयर करने के लिए। द अमेंडमेंट in 2017 seeks to increase the maternity leave period to 26 week in all establishment including private sector। तो अमेंडमेंट आया था इस एक्ट में 2017 में, जिसमें कि पहले 12 वीक की छुट्टी मिलती थी, अब जो है वो 26 वीक्स की जो है वहाँ पे मैटरनिटी लीव जो है वो अलाउ कर दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में भी अलाउ किया गया है। देखिए अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं वहाँ पे जो है ये मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जो है 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलती है। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कमैन। तो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961, ये सभी एस्टेब्लिशमेंट में जो है एप्लीकेबल होगा जो कि 10 या 10 से ज़्यादा वुमेन को एम्प्लॉय करके रखे हुए हैं। अब बात कर लें कि सेक्शन 2 में एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये एक्ट किन पे एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 2 में चीज़ बताई गई है कि इट अप्लाइज इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये जो है अप्लाई करेगा किस पे, टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट बीइंग ए फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन इंक्लूडिंग एनी सच एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एंड टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट वेयर इन पर्सन्स आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्टेरियन, एक्रोबेटिक एंड अदर
परफॉर्मेंस जहाँ पे घुड़सवारी के लिए हो रही है, एक्रोबेशन का हो रहा है या फिर कोई दूसरा परफॉर्मेंस करे हो, तो उस सभी इस्टेब्लिशमेंट भी है जो एप्लीकेबल होगा। टू एवरी शॉप और इस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट इन विच 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ, यानी कि पिछले 12 महीनों के बीच में अगर कोई सी भी इस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुई है, वुमेन एम्प्लॉयड हुई हैं, तो वहाँ पे भी ये जो है एप्लीकेबल होगा। वर्किंग वुमेन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर नॉट कवर्ड बाय द 1961 एक्ट, यानी कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, ये वर्किंग वुमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, फिर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, या फिर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनमें जो है ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 5, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। तो मैटरनिटी बेनिफिट पाने के लिए हर वुमेन एम्प्लॉय जो है वो एलिजिबल होती है, तो उसका राइट होता है। एवरी वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू एंड हर एम्प्लॉयर शैल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस, यानी कि जितने भी दिन के लिए मैटरनिटी लीव पे जा रही है वुमेन एम्प्लॉय, उसको उतने दिन तक जो है एवरेज डेली वेज के रेट पे जो है उसको सैलरी मिलेगी और उसका एम्प्लॉयर जो है वो लायबल भी होगा। नो वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अनलेस शी हैज एक्चुअली वर्कड इन एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 80 डेज इन द 12 मंथ, यानी कि पिछले 12 मंथ में अगर किसी वुमेन ने 80 डेज से कम काम किया है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 12 मंथ में 80 डेज काम किया होना चाहिए तभी उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी 26 वीक्स, तो 26 वीक तक जो है मैटरनिटी लीव मिलती है, तो उतने तक ही जो है इंटाइटल्ड होगी कोई भी वुमेन एब्सेंस पाने के लिए। ए वुमेन हु लीगली अडॉप्ट ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ और ए कमीशनिंग मदर शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 वीक फ्रॉम द डेट द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू अडॉप्टिंग मदर और कमीशनिंग मदर। तो यहाँ पे ये चीज़ कहेगी कि अगर कोई पर्सन है वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है और 3 महीने से कम एज की जो है चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है, तो उस केस में उसको 12 वीक की जो है मैटरनिटी लीव बेनिफिट मिलेगा। इन केस वेयर द नेचर ऑफ वर्क असाइंड टू ए वुमेन इज सो ऑफ सच नेचर दैट सी मे वर्क फ्रॉम होम, द एम्प्लॉयर में अलाउ हर टू डू सो आफ्टर अवेलिंग द मैटरनिटी बेनिफिट फॉर सच पीरियड ऑन सच कंडीशन एज द एम्प्लॉयर एंड द वुमेन में म्यूचुअली एग्री। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि अगर ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो है वुमेन जो है घर बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, तो उस केस में भी जो है उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, जैसा भी डिस्कशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में म्यूचुअली एग्री होगा उसके बेसिस पे तो मिल सकता है। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय जो है 80 डेज का, वुमेन एम्प्लॉय ने 80 डेज पिछले 12 मंथ में 80 डेज काम किया होगा तो ही इसको मिलेगा। 26 वीक तक का जो है मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है। किसी भी वुमेन जो लीगली अडॉप्ट करती है किसी भी 3 महीने से कम के बच्चे को, उसको भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगी, और साथ साथ अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है उस केस में तो वहाँ पे भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा एज म्यूचुअली एग्रीड फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। नेक्स्ट है सेक्शन 7, पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए वुमेन, यानी कि अगर मैटरनिटी लीव पे कोई वुमेन गई थी, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है किसी वजह से, तो उसके बेसिस पे जो पेमेंट होगा कि नहीं होगा, तो द एम्प्लॉयर शैल पे सच बेनिफिट और अमाउंट टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द वुमेन इन द नोटिस एंड इन केस देयर इज नो सच नॉमिनी टू हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे क्या है कि मैटरनिटी लीव पे गई हुई लेडीज़ के साथ अगर वुमेन के साथ कोई भी घटना घटती है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में नोटिस में जिस भी नॉमिनी का नाम होगा उसको अमाउंट मिलेगा या फिर जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको दिया जाएगा। सेक्शन 8, पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस। तो मैटरनिटी लीव में जो है मेडिकल बोनस भी देने का प्रावधान है। एवरी वुमेन इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट शैल ऑल्सो भी इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हर एम्प्लॉयर ए मेडिकल बोनस ऑफ ₹1000। तो 1000 का जो है मेडिकल बोनस वो पा सकती है। साथ ही साथ द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम time to time by notification in the official gazette increase the amount of medical bonus subject to the maximum of ₹20,000। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट जो है इसको रिवाइज भी कर सकती है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू 20,000 तक मैक्सिमम मेडिकल बोनस के रूप में। सेक्शन 9 कहा गया है कि लीव फॉर मिसकैरेज एट, अगर मिसकैरेज हो जा रहा है किसी वुमेन के साथ तो उस केस में जो है लीव जो है वहाँ पे उसको अलाउड होगा। इन केस ऑफ मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ए वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू लीव विथ वेजेस at the rate of maternity benefit for a period of 6 weeks immediately following day of her miscarriage or the case may be her medical termination of pregnancy। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी वुमेन के साथ मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम होती है, फिर मेडिकल टर्मिनेशन होता है उसका प्रेगनेंसी का, तो उस केस में उसको 12 वीक का जो है 6 वीक का जो है मैटरनिटी लीव वहाँ पे उसको मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो मिलेगा।
नेक्स्ट केस है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में सेक्शन 9A लीव विथ वेजेस फॉर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन, यानी कि अगर किसी वुमेन का ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन होता है, जो ट्यूब होता है उसका जो है ऑपरेशन हो रहा है, तो उस केस में भी जो है उसको मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि लीव मिलेगा। इंटाइटल टू लीव विथ वेजेस एट द रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन, यानी कि जिस भी दिन ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन हुआ है वुमेन का, उसके बाद से 2 वीक के लिए जो है उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 10 लीव फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड या मिसकैरेज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन, यानी कि अगर किसी कोई वुमेन है वो इल हो जाती है, बीमार हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, डिलीवरी की वजह से, या फिर प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड की वजह से, या फिर मिसकैरेज, मेडिकल टर्मिनेशन या फिर ट्यूबेक्टोमी की वजह से, तो उसको जो है लीव मिलेगा। लीव विथ वेजेस एट द रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो इस केस में अगर बीमार हो रही है तो उस केस में उसको क्या मिलेगा, 1 महीने तक का जो है मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा, वो भी छुट्टी के साथ। नर्सिंग ब्रेक सेक्शन 11 में कहा गया है कि नर्सिंग ब्रेक्स भी दिया जाएगा, यानी कि सपोज करिए कि कोई वुमेन है वो चाइल्ड बॉर्न हो गया है, माँ बन चुकी है, उसके बाद जो है ऑफिस ज्वाइन करिए, तो वहाँ पे ऑफिस ज्वाइन करने पर उसको जो है नर्सिंग ब्रेक मिलेगा। क्या, इन एडिशन टू द इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर बी अलाउड इन द कोर्स ऑफ हर डेली वर्क 2 ब्रेक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन ऑफ फॉर नर्सिंग द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 15 मंथ, यानी कि जब तक बच्चा जो है 15 महीने का नहीं हो जाता तब तक जो है वर्किंग आवर में से 2 बार जो है ब्रेक मिलना चाहिए वुमेन को, ताकि वो बच्चे का ध्यान दे सके। 15 महीने तक बच्चे होने के, जब बच्चा 15 महीने का हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ नहीं मिलेगा, 15 महीने तक जो है ये बेनिफिट मिलेगा ऑफिस में वुमेन एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में सेक्शन 21, यहाँ पे क्या क्या है, पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर जो है कंट्रावेंट करता है चीज़ों को, जो है गाइडलाइंस को, सेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो उसमें जो उसको पेनल्टी मिलेगी। क्या, एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 मंथ बट विच मे बी एक्सटेंडेड टू 1 ईयर एंड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 2000 रुपीज़ बट विच मे एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर कंट्रावेंशन करता है एक्ट का एम्प्लॉयर तो उसको 3 महीने से लेके 1 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही साथ उसको 2000 रुपए से 5000 रुपए का फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों ही लग सकते हैं। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कि मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया था, उसके तहत क्या हुआ है, जिसमें 26 वीक हो गया था 12 वीक से। नंबर 6 ऑफ 2017 में लिखा गया है कि द अमेंडमेंट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 to 26 वीक्स, हाउएवर दिस इंक्रीज इन मैटरनिटी लीव डज नॉट अप्लाई टू वुमेन विद 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन, सच वुमेन विल बी एंटाइटल्ड टू 12 वीक ऑफ लीव, यानी कि अगर किसी वुमेन को ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और सर्वाइविंग हैं तो उस केस में उसको जो है 26 वीक का अगला जो है, अगर प्रेगनेंसी होती है, 3rd बच्चा आता है या फिर 4th आ रहा है, तो उस केस में उसको 12 वीक का ही लीव मिलेगा, 26 वीक की मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। सेक्शन 11A में ये चीज़ कही गई है कि क्रच की फैसिलिटी भी जो है होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इस्टेब्लिशमेंट में। क्या कहा गया है कि एवरी इस्टेब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉयज शैल हैव द फैसिलिटी ऑफ क्रच विद इन सच डिस्टेंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड आइदर सेपरेटली और अलॉन्ग विद कॉमन फैसिलिटीज। तो ये क्रच की फैसिलिटी का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे बच्चों को देख रेख के लिए रखा जाता है, तो अब किसी वुमेन को बच्चा हो गया, बेबी हो गया, वो 15 महीने का हो गया, तो उसको कहाँ रखा जाएगा। तो अगर कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 50 से उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रही हैं, वुमेन एम्प्लॉय काम कर रही हैं, तो वहाँ पे क्रच की फैसिलिटी भी होनी चाहिए और डिस्टेंस नियर बाई होना चाहिए, जहाँ पे ब्रेक के टाइम पे वो जो मदर है, जो वुमेन है, वो बच्चे के पास जाके जो है फीडिंग कर सके या फिर जो है उसकी टेक केयर कर सके। तो ये फैसिलिटी भी वहाँ पे होनी चाहिए अगर 50 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉय है वहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के। वहीं पे प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयर शैल अलाउ 4 विजिट ए डे टू द क्रच बाय द वुमेन। तो यहाँ पे क्या गया है कि जो क्रच है वहाँ पे ये भी अलाउड होगा एम्प्लॉयर द्वारा कि 4 बार जो है 4 विजिट जो है वो मदर जो है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। विच शैल ऑल्सो इंक्लूड द इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर, और उसमें जो रेस्ट अलाउड होता है, इंटरवल जो 2 बार का होता है, वो भी जो है इंक्लूडेड होगा। तो 4 विजिट जो है उस क्रच में वुमेन जो है एक दिन में वो विजिट कर सकती है। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में 2017 में। फटाफट रिवाइज करेंगे द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोनस क्या होता है। बोनस नॉर्मली जो एम्प्लॉय जो है परफॉर्म करता है, वर्कर्स जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके बदले उनको एक तरीके से रिवॉर्ड दिया जाता है सैलरी के अलावा या वेजेस के अलावा, उसी का कहते हैं बोनस कहते हैं। तो पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉयज़, इसको रेगुलेट करने के लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया गया था। तो फॉर्म्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव फॉर रिवॉर्डिंग एम्प्लॉय फॉर देयर गुड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी एम्प्लॉय गुड वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन
ऑपरेशन के लिए, उसके बदले उनको रिवॉर्ड मिले सैलरी वेजेस के अलावा, इसके लिए इसको फॉर्म किया गया था। द एक्ट मैंडेट्स पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉई हुज सैलरी और वेजेस इज अप टू 21,000 पर मंथ, यानी इस एक्ट अकॉर्डिंग उन एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलना चाहिए जिनकी सैलरी या वेजेस अप टू 21,000, यानी कि 21,000 रुपये तक अगर वो सैलरी पा रहे हैं तो, यानी 21,000 या उससे नीचे, तो उनको जो है बोनस मिलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या था इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का? तो टू इम्प्रूव स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू पे बोनस इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस केस में जो है एम्प्लॉय को बोनस देना ही चाहिए। जिसकी सैलरी 21,000 रुपये तक है उसको बोनस मिलना चाहिए। टू प्रिस्क्राइब फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस, बोनस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला प्रिस्क्राइब करना ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज बोनस, यानी कि कितना जो है सैलरी का कितना परसेंट जो है मिनिमम हम बोनस दे सकते हैं और एज अ मैक्सिमम कितना हम दे सकते हैं, उसको प्रिस्क्राइब करना। प्रोवाइड टू ऑफ सेट ऑन मैकेनिज्म, यानी कि कहाँ पे छूट, कहाँ पे काटा जा सकता है, कहाँ पे एड ऑन किया जा सकता है, वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि किसी एम्प्लॉय को अगर जो है बोनस नहीं मिल रहा है तो उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड करना। ये ऑब्जेक्टिव था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का। अब हम बात करें एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल है। तो कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे 10 एम्प्लॉई या उससे ज़्यादा काम कर रहे हों विथ एड ऑफ पावर, या फिर कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हों विदाउट एड ऑफ पावर, तो वहाँ पे क्या है, ये एप्लीकेबल होगा ये एक्ट। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 किसी भी फैक्ट्री में जहाँ 10 से ज़्यादा काम कर रहे हो विथ एड ऑफ पावर, या फिर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो विदाउट एड ऑफ पावर, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एनी एम्प्लॉय हु ड्रॉज सैलरी और वेजेस अप टू 21,000 इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग बोनस, यानी कि 21,000 रुपये तक किसी भी एम्प्लॉय को अगर सैलरी या वेजेस मिल रही है तो वो बोनस को क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ सेक्शन 8 के 2007 अमेंडमेंट में यह भी कहा गया कि एन एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड ओनली व्हेन ही हैज़ वर्क फॉर 30 वर्किंग डेज इन दैट ईयर, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय क्लेम तभी कर सकता है बोनस को जब उसने किसी एक ईयर में 30 दिन कम से कम काम किया हो। सेक्शन 8 2007 अमेंडमेंट में ये चीज़ कही गई है। सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 13 एम्प्लॉय मीन्स, अभी एम्प्लॉय डिफाइन किया गया है कि बोनस एक्ट में, यानी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में एम्प्लॉय का मतलब क्या। तो सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 13 में एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया है कि एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस, यानी जो ट्रेनिंग पे है उसके अलावा, एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन सैलरी और वेजेज नॉट एक्सीडिंग 21,000 रुपये पर मंथ इन एनी इंडस्ट्री। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई पर्सन जो एम्प्लॉय किया गया हो 21,000 रुपये तक की सैलरी या वेजेस पे किसी भी इंडस्ट्री में, और टू डू एनी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल, सुपरवाइजरी, मैनेजियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लर्कियल वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। फिर इसके बाद 21,000 रुपये तक की सैलरी के साथ साथ वो किसी भी काम करने के, चाहे वो स्किल्ड काम करने के लिए एम्प्लॉय किया गया हो, चाहे अनस्किल्ड मैनुअल काम करने के लिए एम्प्लॉय किया हो, चाहे सुपरवाइजरी, मैनेजियल, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी काम करने के लिए किया गया हो, उसकी सैलरी अगर 21,000 रुपये तक है तो वो जो है बोनस के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है टॉपिक जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में है इंपॉर्टेंट, दैट इज परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस, यानी कि जो बोनस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 8.33% मिनिमम है और 20% मैक्सिमम है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय की सैलरी वेजेस है उसका 8.33 मिनिमम होना चाहिए और 20% मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द 2015 अमेंडमेंट, सीलिंग अमाउंट मैक्सिमम लिमिट ऑफ Rs 7,000 पर मंथ इज कंसिडर्ड एज वेज और सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस। तो 2015 में अमेंडमेंट आया था इस एक्ट में और उसमें जो है एक सीलिंग अमाउंट फिक्स की गई थी कि 21,000 रुपये अगर सैलरी है किसी भी पर्सन की, तो उस केस में जो सीलिंग अमाउंट है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट होगा कि पर मंथ कितना उसको वेज बोनस मिल सकता है, तो वो 7,000 पर मंथ जो है फिक्स किया गया था। डिसक्वालिफिकेशन फॉर बोनस, यानी कि सेक्शन 9 में ये बताया गया है कि कब जो है बोनस नहीं मिल सकता है। तो फ्रॉड और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि किसी एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड किया हो, कोई वायलेंट बिहेवियर कर रहा हो प्रीमाइसेस में, या फिर थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन और सैबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, तो किसी भी चुरा रहा है प्रॉपर्टी को, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है कंपनी के ऑफिस की प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है या चुरा रहा है, तो उस केस में भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपने कोई भी मिसकंडक्ट या इनडिसिप्लिन किया है तो फिर आपके जो है आप को बोनस नहीं दिया जाएगा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, तो सेक्शन 10 में ये चीज़ कही गई कि मिनिमम बोनस तो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। बोनस शुड बी पेड अलॉन्ग विद द सैलरी, तो जो सैलरी दी जा रही है उसके साथ ही बोनस दिया जाना चाहिए। एवरी ईयर एवरी एम्प्लॉयर शैल बी बाउंड टू पे बोनस टू एवरी एम्प्लॉय। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हर साल हर एम्प्लॉयर को जो है बोनस जो एम्प्लॉय को देना चाहिए। ए मिनिमम बोनस विच शैल बी 8.33% ऑफ द सैलरी और वेज अर्नड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर
और 100 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। तो चाहे वो 8.33% हो, चाहे 100 रुपये हो, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिनिमम बेस जो है, मिनिमम बोनस जो है वो एम्प्लॉय को देना चाहिए हर साल हर एम्प्लॉयर द्वारा। बोनस शैल बी पेबल इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द अकाउंटिंग ईयर। तो किसी भी अकाउंटिंग ईयर में चाहे वो प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, इन एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए। बट मैक्सिमम ऑफ 20% बोनस इज पेबल टू द एवरी एम्प्लॉय ऑन द वेज और सैलरी अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो जैसा कि पता कि 8.33 मिनिमम हो गया और मैक्सिमम क्या हो गया 20%। तो 20% ही सैलरी वेज का जो है एज अ बोनस दिया जा सकता है किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में। सेक्शन 11 में ये चीज़ कही गई है। स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 16 में कुछ स्पेशल प्रोविजन है। क्या है वो स्पेशल प्रोविजन कि इन केस ऑफ न्यू एस्टेब्लिशमेंट्स अप टू 5 ईयर एम्प्लॉय बोनस इज पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली बट नॉट इन लॉसेज बाय द मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर। तो जैसा कि एक्ट में क्या कहा गया कि चाहे प्रॉफिट हो चल रहा है तो वहाँ पे एम्प्लॉय को जो है बोनस देना है, लेकिन स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 16 में ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी नई है, नया इस्टेब्लिशमेंट है, तो 5 साल तक यानी कि शुरुआत के 5 साल तक वो बोनस सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दे सकती है। लॉस के केस में वो उसको छूट है कि लॉस हो रहा है, अगर शुरुआत के 5 साल में लॉस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोनस मत दीजिए, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो आपको बोनस देना होगा। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट यानी कि पेमेंट कब कर देना है बोनस को, तो सेक्शन 19 में इसके बारे में कहा गया है कि बोनस शुड बी पेड विद इन ए पीरियड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जो भी अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च दिन करो, उसके 8 महीने के अंदर जो है बोनस एम्प्लॉय को दे देना चाहिए। मैक्सिमम एक्सटेंडेड पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस इज 2 ईयर बट विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। यानी कि जो मैक्सिमम एक्सटेंड है टाइम को पीरियड किया जा सकता है बोनस को पेमेंट करने के लिए वो 2 साल तक है। यानी कि अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के 2 साल तक जो है टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उस केस में आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी तभी आप ऐसा कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 में कहा गया है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर बोनस नहीं मिला है तो एम्प्लॉयर से रिकवर कर सकता है अपने बोनस को। कैसे? इफ एनी अमाउंट इज ड्यू टू एम्प्लॉय एज बोनस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ही कैन राइट एंड अप्लाई टू द गवर्नमेंट फॉर द रिकवरी ऑफ द बोनस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो गवर्नमेंट को लिख सकता है और रिकवरी के लिए डिमांड कर सकता है कि मेरा बोनस मुझे मिल जाए। एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द मनी बिकम ड्यू टू एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो जो एप्लीकेशन है कि रिकवरी चाहिए आपको, बोनस चाहिए अपना, वो आपको जो भी अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रही थी उससे 1 साल के अंदर ही एप्लीकेशन देना है गवर्नमेंट को। यानी कि 8 महीने तक तो टाइम मिल जाता है कंपनी को कि 8 महीने के अंदर वो जो है बोनस दे सकती है। उसके बाद भी अगर नहीं मिल रहा है तो उस केस में एम्प्लॉय जो है 1 साल के अंदर अपने एप्लीकेशन लिख सकता है। सेक्शन 21 में ये चीज़ कही गई है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड सेक्टर सेक्शन 26। तो वैसी बात है कि जो कंपनी है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको सेक्शन 26 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग अपने पास रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, इन सभी को मेंटेन करके रखना चाहिए कि किसको कितना जो है उसने बोनस दिया है। एवरी एम्प्लॉयर सेल्स प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रजिस्टर रिकॉर्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर या फिर रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखना होगा कि किसको कब कितना पेमेंट हुआ है बोनस के तौर पे। इंस्पेक्टर 27 सेक्शन 27 में चीज़ कही गई है कि एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है जो कि चेक करेगा कि बोनस सभी को टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन एनी पावर्स है, क्या है इंस्पेक्टर की पावर्स, इन एनी रीजनेबल टाइम कैन एंटर इन द प्रीमाइसेस एंड इंस्पेक्ट टू और एग्जामिन द रिकॉर्ड, अकाउंट्स, बुक्स, रजिस्टर और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर को जो कि चेक कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड को, अकाउंट्स को, बोनस से रिलेटेड कि बोनस सही से मिल रहा है, सभी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कब मिल रहा है, क्या टाइमिंग है, सारी चीज़ें वो उससे रिलेटेड चीज़ें चेक कर सकता है। एम्प्लॉयर इज हैविंग ड्यूटी टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन आस्क्ड बाय द इंस्पेक्टर। और ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी इंस्पेक्टर द्वारा मांगी जा रही है उसको वो शो करेगा। ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के रूल को तोड़ता है तो क्या उसको ऑफेंसेज होंगे, क्या पेनल्टीज हो सकती हैं। सेक्शन 28 और 29 में ये चीज़ कही गई है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के। तो क्या कहा गया है कि फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल द पेनल्टी इज इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 1000 और बोथ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का कोई भी एक्ट या रूल तोड़ा जाता है तो उस केस में उसको 6 महीने के लिए सजा या फिर 1000 रुपये या फिर दोनों ही इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। Every person who at the time the offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty for the offense and shall be liable to proceed against the and punished accordingly। तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि कोई भी पर्सन चाहे उस टाइम पे, यानी कि जब ये ऑफेंस हुआ है, जब भी ये एक्ट रूल के तोड़ा गया है, उस टाइम पे कोई भी पर्सन रहा हो जो भी चार्ज में रहा हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल रहा हो या फिर जो भी बिजनेस कर रहा हो या फिर कंपनी खुद उस जो है अगर टाइम पे रही है जब ये ऑफेंस हुआ है तो उसको जो है पनिशमेंट मिलती है और इस दोनों ही यानी कि 6 महीने की सज़ा जेल और 1000 रुपये फाइन दोनों ही उस पर लगाया जा सकता है।
तो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 था। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डज नॉट अप्लाई इन सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़, तो यानी कि सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ पे ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, यहाँ पे जो 21,000 रुपये से कम के सैलरी पा रहे होंगे उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइक नेचर, तो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके मिलते जुलते जो इंस्टीट्यूशन होंगे उन पे जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सोसाइटी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड नॉट फॉर पर्पज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट के लिए इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो गए हुए हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिल्डिंग ऑपरेशन, यानी कि किसी बिल्डिंग ऑपरेशन पे एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयज़ जो है एम्प्लॉय किए गए हैं तो वहाँ पे भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI द्वारा जो भी एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए गए हैं वहाँ पे भी एक्ट लागू नहीं होगा। द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे भी लागू नहीं होगा। फिनेंशियल कॉर्पोरेशन पे भी लागू नहीं होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड पे भी ये लागू नहीं होगा। UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पे भी लागू नहीं होगा। और द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI पे भी ये लागू नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इन एम्प्लॉयज़ पे, अगर इस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 लागू नहीं है एज पर सेक्शन 32। फटाफट रिवाइज करेंगे द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के डिफरेंट प्रोविजंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, देखिए ग्रेचुटी होता क्या है। ग्रेचुटी एक तरीके का बेनिफिट होता है जो कि एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को देता है उसकी सर्विसेज के लिए, और नॉर्मली ये उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 5 साल की सर्विस जो है अपनी एम्प्लॉयर को दी हो। तो फिर वहाँ पे जो है एम्प्लॉयर ग्रेचुटी के रूप में मॉनेटरी टर्म्स में जो है उसको बेनिफिट देता है। रिटायरमेंट बेनिफिट एक तरीके से है कि जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने साइड से अपने बिहाफ से जो है एम्प्लॉय को कुछ मॉनेटरी जो है अमाउंट वो देता है। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कितना अमाउंट देना चाहिए और कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए उसके बारे में जो है यहाँ पे नॉर्मली उसको रेगुलाइज किया गया है, रेगुलेट किया गया है। तो देखिए बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई फॉर रेंडरिंग सर्विसेज कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर और मोर, यानी 5 या 5 साल से ज़्यादा सर्विस देने के लिए एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट देता है मॉनेटरी टर्म्स में उसको ग्रेचुटी कहा जाता है। इट इज़ ए मैंडेटरी एंड मॉनेटरी बेनिफिट यूजुअली गिवन एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और रिटायरमेंट। तो ये क्या है, ये मैंडेटरी है और मॉनेटरी बेनिफिट होता है जो कि यूजुअली जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे दिया जाता है, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा जाता है तब जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है। लेकिन याद रहे कि 5 साल तक काम किया होना चाहिए, उसके बाद छोड़ के जाना चाहिए। अमाउंट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी कंसिडरेशन एंड हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज समथिंग गिवन फ्रीली फॉर द सर्विस द एम्प्लॉय हैज़ रेंडर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 5 ईयर। तो ये जो ग्रेचुटी अमाउंट होता है किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है इसका, और ये फ्रीली दिया जाता है एम्प्लॉयर के साइड से एम्प्लॉय को, यानी कि इसका कोई भी ये नहीं होता कि आपने ये काम किया था इसलिए आपको मिला, नहीं, ये फ्रीली होता है। जो एम्प्लॉय सर्विसेज देता है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए उसकी वजह से जो है यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट या सेपरेशन बेनिफिट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बात कर ले कि एप्लीकेबिलिटी, यानी कि ये किन ऑर्गेनाइजेशन पे, किन इंस्टीट्यूशन पे भी एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होता है ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो एवरी फैक्ट्री, चाहे जो भी फैक्ट्री हो, माइन से रिलेटेड हो, ऑयल फील्ड से हो, प्लांटेशन हो, पोर्ट हो या फिर रेलवे हो, उन सभी भी ये जो है एप्लीकेबल होता है ग्रेचुटी एक्ट। वहीं पे एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट टू विच शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ स्टेट अप्लाइज इन विच 10 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड, यानी कि किसी एक साल के खत्म होने तक किसी भी शॉप में अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और वो शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है स्टेट उस पर अप्लाई होता है, स्टेट का जो भी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है तो वहाँ पे जो है स्टेट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि 10 से ज़्यादा है तो वहाँ पे भी ये जो है एप्लीकेबल होगा। और वंस एक्ट अप्लाइज, अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे एक्ट एक बार अप्लाई हो गया तो उसके बाद ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा, चाहे 10 से कम एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी ईयर में हो जाएं, लेकिन एक बार अगर एप्लीकेबल हो गया तो ये एप्लीकेबल हमेशा रहेगा उस एस्टेब्लिशमेंट पे। नेक्स्ट बात कर लें कि कंटिन्यूस सर्विस। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जो है कुछ एम्प्लॉयज़ होता है कि छुट्टी पे चले जाते हैं या फिर लीव पे चले गए, ले ऑफ हो गया, तो उस केस में क्या एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे सेक्शन 2 में बताया गया है कि कंटिन्यूस सर्विस यानी कि अगर नीचे देखिए ऑप्शन में जो अभी नीचे ऑप्शन देखेंगे अगर उनमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको हम कंटिन्यूस सर्विस में ही उसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि एम्प्लॉय ने कंटिन्यूस सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो एन एम्प्लॉय शैल बी सेड टू बी इन कंटिन्यूस सर्विस इवन हिज हर सर्विस is interrupted by way of sickness, accident, leave, absence from duty without leave, leave with full wage,
टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट, लेड ऑफ पीरियड या फिर मैटरनिटी लीव। तो ये अगर इन वजह से कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी ले रहा है तो इसको जो है उसको कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में ही माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि उसने सर्विस इतने दिनों के लिए नहीं की है। सिकनेस की वजह से लीव ले ली, एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई लीव ले रहा है या फिर ड्यूटी विदाउट लीव कर रहा है, एब्सेंस हो गया, फुल वेज जो है फुल वेज के साथ लीव पे चला गया है या फिर कोई टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट हो गया है या फिर लेड ऑफ पीरियड में चला गया है या फिर मैटरनिटी लीव पे कोई चला गया है पर्सन जो है फीमेल वुमेन वर्कर है और वो मैटरनिटी लीव पे चली गई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको भी हम उसको कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में मांगा जाता है। ये माना जाएगा कि हाँ उन्होंने सर्विस दी है, वो उस टाइम पे सर्विस पीरियड में इंक्लूडेड हैं। तो ये सेक्शन 2A में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में, दैट इज सेक्शन 4 पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी कैसे करते हैं। तो ग्रेचुटी shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than 5 year। तो यहाँ पे देखिए ग्रेचुटी उसी एम्प्लॉय को मिलेगा जिस एम्प्लॉय ने जो है कम से कम कंटिन्यूस 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिशमेंट में काम किया हो और जब वो टर्मिनेट हो रहा होता है या फिर जब छोड़ के जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन को तब उसको जो है पेमेंट किया जाता है। तो सेक्शन 4 में है ऑन हिज रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज। तो इन दोनों केस में जो है उसको पेमेंट किया जाता है, यानी कि जब वो रिटायर हो रहा होता है या फिर रिजाइन करके जा रहा होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो है जो भी डिपेंडेंट होते हैं उसको मिलता है, नॉमिनी जो होता है उसको मिलता है, या फिर डिसेबलमेंट हो जाता है किसी एक्सीडेंट या डिजीज़ की वजह से, तो उस केस में भी जो है उसको जो है पेमेंट मिल जाता है, वहाँ पे ग्रेचुटी अमाउंट मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीज़। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी ग्रेचुटी को जो एम्प्लॉय को दिया जा सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वो 20 लाख रुपीज़ है। 20 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है एज ए ग्रेचुटी किसी भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे या फिर रेजिग्नेशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है जो है कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ग्रेचुटी का कि कितना अमाउंट जो है किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी के रूप में दिया जा सकता है। तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में इस चीज़ को बताया गया। तो ग्रेचुटी इज इक्वल टू मंथली सैलरी इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाई 26। तो ये कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी है, मतलब कि कैसे करते हैं मंथली सैलरी यानी कि जो लास्ट सैलरी एम्प्लॉय ने ड्रॉ किया होगा उसमें सैलरी और डीए दोनों मिलाते हैं, इंटू उसमें 15 कर दीजिए, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस जितने भी उसने साल काम किया है डिवाइड बाई 26 कर दीजिए, तो वो अमाउंट जो आएगा वो ग्रेचुटी अमाउंट हो जाएगा। तो मंथली सैलरी यानी लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी बाय द एम्प्लॉय। 26 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ। तो 26 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है किसी मंथ में। 15 क्या है, नंबर ऑफ डेज इन हाफ ऑफ द मंथ, यानी कि एक मंथ में हाफ जो डेज होते हैं उसको 15 यहाँ पे लिया गया है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस यानी कि कितने साल तक उसने काम किया है। तो इस तरीके से जो है ग्रेचुटी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेनल्टीज। अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है और वो एप्लीकेबल होता है उस पर ग्रेचुटी एक्ट, अगर उसको नहीं फॉलो करा तो क्या पेनल्टीज लग सकते हैं। तो सेक्शन 9 में इसको बताया गया है। एम्प्लॉयर हु अवॉइड्स द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी टू द एम्प्लॉयज शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन विच मे बी एक्सटेंडेड टू 10,000 रुपीज़ और विथ बोथ। यानी कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जिस पे ग्रेचुटी एक्ट अप्लीकेबल है और वो नहीं करता है तो उसको कम से कम 6 महीने की 6 महीने की जो है जेल और साथ ही साथ 10,000 रुपये का फाइन या दोनों ही उस पर लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाया जाता है। इफ एनी पर्सन मेक फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपी और विथ बोथ। यानी कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट या कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा होता है एम्प्लॉयर तो उस केस में भी जो है उसको 6 महीने तक की सज़ा जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपये फाइन लग सकता है या फिर दोनों ही उसमें लगाया जा सकता है। एम्प्लॉयर हु डिसओबे द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्ट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच शैल not be less than 3 months but which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 10,000 rupee but which may extend to 20,000 rupee और with both। यहाँ पे क्या हो गया कि एम्प्लॉयर जो इस पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में जो भी रूल और रेगुलेशन है अगर उसको डिसोबे करता है तो उसको कम से कम 3 महीने की जेल हो सकती है या फिर उसको जो है 10,000 रुपये का फाइन लगेगा और जो कि 20,000 रुपये तक एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर दोनों ही उस पर लगाया जा सकता है। तो ये पेनल्टीज़ हैं अगर एम्प्लॉयर फॉलो नहीं करता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 को, तो वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 से रिलेटेड थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।